हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैंडफॉर्म्स मेड बाय द कंबाइंड एक्शन या वर्क ऑफ द विंड एंड द रनिंग वाटर। यानी इससे पहले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारी रिवर होती है यानी रनिंग वाटर, वो कौन कौन सा लैंडफॉर्म बनाती है, कटाव के जरिए, जमाव के जरिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिवर तो इसमें काम करे, लेकिन साथ में कौन कौन आ रहा है उसमें, विंड भी। यानी विंड का भी अलग से पढ़ चुके लोग कि जो हमारी विंड होती है वो कटाव और जमाव का काम करती है और बहुत सारे लैंडफॉर्म भी बनाती है। तो यहाँ हमको पढ़ना है इस वीडियोज़ में कि हवा और रनिंग वाटर यानी दरिया दोनों मिलके, या बोलेंगे कि बहता हुआ पानी या बारिश, ये सब मिलकर कौन सा काम कर रहा है, कौन कौन सा लैंडफॉर्म बना रहा है लोग। यानी सबका एक्शन जो यहाँ पे जुटा हुआ है, सब मिलजुल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे जो लैंडफॉर्म बन रहा है उनके कंबाइंड एक्शन से, वो कौन सा है, वादी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा लैंडफॉर्म है, तो वो है बॉल्सुन। फिर हमारा है पेडिमेंट, बजाडा, प्लाया। तो पहले हम समझते हैं कि जो भी हमारा वादी, वादी होता क्या है। तो वादी मतलब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे कि जब रेगिस्तानी इलाके में अचानक से बारिश होती है। ठीक है। नॉर्मली तो जो रेगिस्तानी इलाका होता है हमारा, या बोलेंगे डिजर्ट एरिया होता है, वहाँ क्या होती है, बारिश नहीं होती, ना के बराबर होती है। या बोलेंगे कि रेगिस्तानी इलाके में बारिश जो होती है बहुत कम होती है। अगर कभी भी अचानक बारिश हो रही है रेगिस्तानी इलाके में, तो वहाँ क्या होता है कि बारिश होने की वजह से जो भी बारिश का पानी होता है वो कटाव काम करता है, यानी पहाड़ों को, चट्टानों को काटता है। तो अचानक बारिश होने की वजह से जब कटाव काम होता है, यानी अचानक बारिश हुई किसी भी इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में अचानक बारिश होने की वजह से जब वहाँ पे कटाव के ज़रिया, या बोलेंगे कि बारिश का पानी जब यहाँ पे है बरसा, तो पहला तो क्या हुआ कि जो चट्टानें मौसमी तकरीब की वजह से कमज़ोर पड़ गई है, वहाँ पे कटाव होता है। यानी बारिश हो रही है, ये चट्टान यहाँ पे है, उसमें कटाव हो रहा है। तो कटाव होने के बाद जो हमारी यहाँ पे जो भी शक्ल होती है वो वादी की तरह बनाती है। तो नॉर्मली वादी का मतलब होता क्या है, वादी मतलब क्या होता है हमारा, हम जानते हैं कि पहाड़ों के जो बीच का इलाका होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वादी कहते हैं। तो यहाँ पे वादी मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि जब यहाँ पे मौसमी तकरीब की वजह से, या बोलेंगे अचानक बारिश होने की वजह से जब कटाव हो रहा है, तो उस कटाव के ज़रिए जो भी पहाड़ी इलाका हमारा है, जो भी चट्टान का एरिया है, रॉक एरिया है, वहाँ पर कटाव हो रहा है। कटाव होकर जो वहाँ वादी बन रही है उसी का नाम कर दे के रख दिया गया है वादी। यानी जो रेगिस्तानी इलाके में वादी बन रही है वो कैसे बन रही है, तो उस इलाके में अचानक बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से जो बारिश का पानी होता है उसकी फोर्स की वजह से कटाव हो रहा है। कटाव होने की वजह से वहाँ पे एक जो भी हमारा जिस जिस एरिया से वो पानी गुजर रहा है, बारिश का पानी, वहाँ पे क्या कटाव होता जा रहा है और वहाँ वादी बनती जा रही है। तो उसी को हम नॉर्मली क्या कहेंगे, वादी कहेंगे। यानी वादी बन कैसे रही है, तो बारिश के पानी की वजह से, यानी बारिश हुआ, बारिश का पानी जो है उसके कटाव की वजह से वो आगे बढ़ता जा रहा है, कटाव करता जा रहा है, करता जा रहा है, और वादी जो है बनती जा रही है। ठीक है। तो ये हो गया पहला हमारा क्या, वादी। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉल्सुन। बॉल्सुन मतलब क्या होता है कि एक पूरा एरिया, यानी रेगिस्तानी इलाका में जो भी हमारा पहाड़ होता है, पहाड़ से घिरा हुआ जो एरिया होता है, जो बेसिन होता है, उस बेसिन को क्या बोलते हैं, बॉल्सुन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉल्सुन जो है हमारा एक ऐसा एरिया है जो रेगिस्तानी इलाके में पहाड़ों से घिरा हुआ होता है। यानी हमारा बेसिन मतलब क्या होता है कि जहाँ से रिवर गुजर रही है उस पूरे इलाके को क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन कहते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसा इलाका है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन होना कौन सा चाहिए, कौन सा इलाका, तो पहाड़ी इलाका, रेगिस्तानी इलाका। यानी हम ये कहेंगे कि जो भी हमारी रेगिस्तानी इलाका होता है उसमें क्या होता है कि जो पहाड़ों से घिरा हुआ बेसिन है, यानी ये हमारा रिवर का एरिया पूरा यहाँ से जा रहा है, इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है, नहीं हर तरफ क्या है, पहाड़ ही पहाड़ है। अब बीच में हमारा क्या है, बेसिन है। तो पहाड़ों से घिरे हुए बेसिन को ही क्या करते हैं हम लोग, बॉल्सुन कहते हैं। यानी बी फॉर बेसिन, बी फॉर बॉल्सुन। बॉल्सुन मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा बेसिन, एक ऐसा रिवर बेसिन का एरिया जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होगा, तो उसको हम कहते हैं बॉल्सुन। ठीक है, चीज़ क्लियर हुआ। फिर हमारे यहाँ पे आता है पेडिमेंट। पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, तो एक हम जानते हैं कि जो भी हमारा पहाड़ी इलाका होता है, रेगिस्तान में अगर कोई पहाड़ है, कोई चट्टान है, तो वहाँ कटाव काम होगा। अब अगर यही चट्टान हम देख लेते हैं कि चट्टान हमारा है और अचानक बारिश होने की वजह से यहाँ पे कटाव होगा, क्यों, क्योंकि ये जो चट्टान हमारा यहाँ क्या है, रेगिस्तानी इलाके में खूबी होती है कि दिन के वक्त तो बहुत गर्मी होती है और रात के वक्त नहीं क्या होती है, सर्दी होती है। फिर दिन के वक्त गर्मी और सर्दी, नहीं अगर गर्मी पड़ रहा है तो उसमें क्या होता है कि गर्मी होने की वजह से ये जो हमारा चट्टान है वो फैलता है,
और सर्दी होने की वजह से रात को जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी होने की वजह से चट्टान क्या होता है, सिकुड़ता है। तो दिन के वक्त फैलना और रात के वक्त सिकुड़ना, ये बार बार फैलाव सिकुड़ाव से क्या हो जाता है, चट्टान कमज़ोर हो जाता है। अब ये कमज़ोर पड़ा हुआ है, बारिश हुई, बारिश होने की वजह से क्या होगा कि जो कमज़ोर पड़ा हुआ चट्टान हमारा है वहाँ पर कटाव होगा। तो जिस चट्टान में कटाव काम होता है, जो भी हमारा रॉक यहाँ पे है, जो मौसमी तकलीफ की वजह से, बोलेंगे वेदरिंग की वजह से या टेम्परेचर की वजह से कमज़ोर पड़ा हुआ है, अब वो कमज़ोर पड़ा हुआ है और बारिश की वजह से उसमें क्या होगा, कटाव होगा। क्योंकि यहाँ पे तो कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पे कटाव चल रहा है, तो कुछ ना कुछ होता होगा पहले भी, लेकिन जब बारिश हो रही है तो कटाव और होता है। और ये जो हमारा एरिया है पूरा यहाँ से कट के निकल जाता है, बार बार कटाव होने की वजह से चट्टान का एक सिरा क्या होता है, कटता रहता है। तो जो इलाका कट रहा है, कट के जो शक्ल बन रही है, उसी लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी लैंडफॉर्म को हम कहते हैं पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या होता है, तो मौसमी तकलीफ की वजह से या बोलेंगे वेदरिंग की वजह से, चट्टान में फैलाव और सिकुड़ाव होने की वजह से बार बार क्या होता है, चट्टान जो होता है कमज़ोर होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है। प्लस जब इस रेगिस्तानी इलाके में बारिश होती है तो वही कमज़ोर हिस्सा जो होता है वो कटना शुरू होता है। जब चट्टान में कटाव शुरू होता है तो उस वक्त क्या होता है हमारा कि जो लैंडफॉर्म बनता है कटाव की वजह से, उस लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर कटाव हो रहा है यानी यहाँ का जो भी मटेरियल हमारा है वो यहाँ से कट के निकल रहा है, तो आगे जाकर क्या होता है, यही वाला जो कटा हुआ हिस्सा जो होता है आगे जाकर के जमा होने लगता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये कटा हुआ है और यहाँ पे जो भी हिस्सा यहाँ से निकल रहा है वो हिस्सा यहाँ पे जाके जमाव कर रहा है। यहाँ पे कटाव हो रहा था, यहाँ पे जमाव हो रहा है। तो हम ये एक तरह से ये देख सकते हैं कि ये हमारा कोई भी चट्टान है, ठीक है, यहाँ पे ये हिस्सा इतना कटा और जो यहाँ से कटा हुआ हिस्सा है वो आगे जाकर के जो नीचे इलाका है वहाँ पे क्या हो रहा है, जमा हो जा रहा है, यहाँ पे जमा हो जा रहा है। तो जो कट के लैंडफॉर्म बना था उस लैंडफॉर्म को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पेडिमेंट। और जहाँ पे मटेरियल जमा हो रहा है तो जमाव के ज़रिए यहाँ पे जो शक्ल बन रहा है, जो लैंडफॉर्म बन रहा है, उस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, बजाडा कहते हैं। क्लियर हुआ। पहला चीज़ क्या हुआ हमारा यहाँ पे कि ये जो हमारा चट्टान है वो कमज़ोर पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था कि रेगिस्तानी इलाका है, हमेशा फैलाव सिकुड़ाव होता रहता है। फैलाव सिकुड़ाव होने की वजह से चट्टान ये क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होकर फिर जब अगर बारिश हो रही है तो बारिश, हवा, पानी, हर एक चीज़ मिल करके यहाँ पे कटाव काम कर रहे हैं। कटाव काम होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो लैंडफॉर्म बन रहा है उस लैंडफॉर्म का क्या कहते हैं, तो पेडिमेंट कहते हैं। और जो हिस्सा यहाँ से कटा छटा है वही हिस्सा जाकर के आगे जमा हो जाता है। तो जब जमा हो जाता है तो जो ये लैंडफॉर्म जमाव के ज़रिए बन रहा है उस लैंडफॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग, बजाडा कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि बारिश और हवा ये सब ज़्यादा काम कर रही थी और यहाँ पे जो होता है खासकर बारिश जो होती है वही काम करती है जमाव में, ठीक है। यानी बारिश का पानी यहाँ आ रहा है तो जो हिस्सा यहाँ पे जो भी हमारा है वो यहाँ पे जमता रहता है, जो यहाँ से कट करके आया है वो बह करके यहाँ पे आकर जम जाता है। तो यहाँ हवा, बारिश या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है लैंडफॉर्म में यहाँ पे मौसमी तकरीबी काम कर रहा है। और यहाँ पे कौन काम कर रहा है ज़्यादा, तो बारिश का काम हो रहा है जमाव में। यहाँ हमारा कटाव यानी इरोजन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिपोजिशन हो रहा है। और दोनों काम जो है कंबाइंड एक्शन से हो रहा है, यानी कोई अकेला नहीं कर सकता इस काम को। इस लैंडफॉर्म को बनाने के लिए हवा और पानी दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि कंबाइंड एक्शन से बनते हैं, विंड और रनिंग वाटर के। तो ये हमारा है कटे के हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, पेडिमेंट कहते हैं। और जमाव के जरिए जो लैंडफॉर्म बना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो बजाडा कहते हैं, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, ये जो हमारा बीच का एरिया है वो क्या है, थोड़ा सा नीचा, यानी बोलेंगे धंसा हुआ है। ये तो ऊंचा इलाका है, ये नीचा इलाका है। अगर इस इलाके में, पूरा पहाड़ी इलाके में बारिश होती है तो पानी कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है कि जो ये पानी होता है वो नीचे की तरफ, यानी ढाल की तरफ आता है, ठीक है। जिस तरफ ढाल जो नीचे जा रहा है उस तरफ आएगा। तो ये हमारा पूरा पहाड़ी इलाका है, बारिश हो रही है तो यहाँ का पानी भी इस तरफ जाएगा, यहाँ का पानी भी नीचे आएगा, यहाँ का पानी भी नीचे आएगा। यानी हर तरफ से जो पानी है वो जो इस इलाके का नीचे इलाका है वहाँ पे आकर के जमा हो रहे हैं। यहाँ का पानी भी, यहाँ का पानी भी, यहाँ का पानी भी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी बारिश होती है रेगिस्तानी इलाके में तो जो भी पानी होता है बारिश का वो पहाड़ी इलाका या बोलेंगे उस पूरे हिस्से के, उस पूरे एरिया के निचले इलाके में आकर के जमा हो जाता है। ये हमारा पहाड़ है, इसका दामन है। तो पहाड़ दामन में आकर के पानी जमा हो रहा है। अगर पानी यहाँ पे जमा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झील बन जाएगा। मतलब वहाँ पे पानी ठहर गया है, पानी जमा हो गया, झील बन गया है।
उसी झील को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। इसको हम लोग प्लाया या फिर प्लाया लेक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लाया लेक या प्लाया बन कैसे रहा है, तो जब कभी भी रेगिस्तानी इलाके में बारिश होती है तो बारिश का पानी जो होता है पहाड़ के दामन के निचले हिस्से में आकर के जमा होता रहता है। यानी बोलेंगे जो भी हमारा नीचा इलाका है वहाँ पे आकर पानी जमा होता रहता है। तो पानी के जमा होने की वजह से उस जगह पे एक झील बन जाता है, एक लेक बन जाता है। उसी झील लेक को क्या कहते हैं, तो प्लाया या फिर प्लाया लेक कहते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारा विंड है और रनिंग वाटर है वो कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाते हैं। तो पहला लैंडफॉर्म हमारा क्या था, वादी। नेक्स्ट हमारा था बॉल्सुन, पेडिमेंट, बजाडा और प्लाया। वादी किसको कहते हैं, तो जब कहीं भी रेगिस्तानी इलाके में अचानक से बारिश होती है तो अचानक बारिश होने की वजह से वहाँ पे वादी की तश्कील होती है, यानी वादी बनता है। बॉल्सुन क्या होता है, तो एक ऐसा बेसिन जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा होगा। ठीक है, रेगिस्तानी इलाके में तो उस तरह के बेसिन को जो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा होगा उस बेसिन को क्या कहते हैं, बॉल्सुन कहते हैं। पेडिमेंट किसको कहते हैं, तो हमको ये पता है कि जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ के चट्टान बहुत कमज़ोर होते हैं। क्यों, क्योंकि वेदरिंग वहाँ होता रहता है। वहाँ पे मैकेनिकल हमारा जो भी प्रेशर पड़ता है चट्टानों पे वो तो पड़ने की वजह से चट्टान जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो जब अचानक बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होता है, कटाव होता है। कटाव हो करके जो शक्ल बन रही है चट्टान की, उस शक्ल को, उस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, पेडिमेंट कहते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे कटाव हो रहा है तो जो यहाँ का मटेरियल है वो आगे जा कर के जमा हो जाता है पहाड़ के दामन में ही, यानी बोलेंगे पेडिमेंट के निचले हिस्से में वो जमा हो जाता है। तो जमा होकर जो लैंडफॉर्म यहाँ बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, बजाडा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लाया या प्लाया लेक किसको कहते हैं, तो जो बारिश हो रही है, बारिश का पानी क्या होता है, उस पहाड़ी इलाके के सबसे नीचा जो इलाका होता है वहाँ जा कर के, या बोलेंगे पहाड़ के दामन में पानी जो होता है जमा होता रहता है। तो अगर पहाड़ के दामन में पानी जमा हो रहा है तो वहाँ एक झील की शक्ल बन जाती है या झील जैसा बन जाता है। उसी झील को हम क्या कहते हैं, प्लाया या फिर प्लाया लेक कहते हैं। तो ये सब जो लैंडफॉर्म यहाँ पे दिखाया गया है वो सब क्या है, तो रनिंग वाटर और विंड की वजह से बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा लैंडफॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म, उस चैप्टर में हम लोग रिवर के बारे में पढ़े। उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर का जो भी हमारा लैंडफॉर्म है वो क्या क्या होता है। इसके अलावा कुछ टर्म्स भी थे ग्लेशियर के बारे में पढ़ने के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि विंड क्या होता है, विंड क्यों बहता है, विंड जो होता है वो इरोजन और डिप्रेशन के लिए कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाता है। फिर इस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं कि जो भी हमारा विंड है और रनिंग वाटर है वो दोनों मिलकर कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ तक हम लोगों ने सारे लैंडफॉर्म को कवर कर लिया है लगभग, और कोई तो लैंडफॉर्म है नहीं। और नेक्स्ट मतलब कि अभी क्या बचा हुआ है हमारा यहाँ पे कि रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं लोग। तो इसमें यही पढ़ना पड़ता है कि जो भी हमारा रेगिस्तान है यानी डिज़र्ट है वो डिज़र्ट कैसे फैलता है, या डिज़र्ट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। क्या हर जगह हमारा डिज़र्ट बन सकता है, क्या कहीं पे डिज़र्ट अगर है तो वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ रहा है यानी उसका जो भी एरिया है, रीजन है, वो आगे बढ़ रहा है, वो रेगिस्तान का फैलाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन कंडीशन को भी पढ़ना है क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम क्या है, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड उसका मतलब ये होता है कि रेगिस्तान का फैलाव। यानी रेगिस्तान जो हमारा है वो कैसे फैल रहा है। रेगिस्तान अगर पहले कुछ सालों पहले इतना बड़ा था और अब हम देख रहे हैं कि रेगिस्तान जो है इतना दूर तक और फैल गया है, तो ये फैलाव क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि रेगिस्तान जो है बढ़ रहा है। हमको तो ये पता है कि हाँ सब लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, लेकिन ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये क्यों बढ़ रहा है। जैसे अगर हम ये बोलेंगे कि जो कोई भी समुंदर से पानी बढ़ रहा है तो पानी क्यों बढ़ रहा है, हो सकता है कि जो भी बर्फ़ है, ग्लेशियर है, वो पिघलना शुरू कर रहे होंगे जिसकी वजह से पानी बढ़ रहा होगा। तो ये सब रीज़न है बढ़ने का। उसी तरह से रेगिस्तान क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में पढ़ना है। तो रेगिस्तान के बढ़ने को ही क्या कहते हैं हम लोग, रेगिस्तान के फैलाव को क्या कहते हैं हम लोग, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान के फैलाव की वजूहात, या बोलेंगे रेगिस्तान के फैलाव की वजह क्या क्या है। तो पहला यहाँ पे हमारा जो आता है सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है, लेस रैनफॉल। यानी कोई एक ऐसा एरिया है, अगर हम देखते हैं कोई रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ हमको ये फील होगा कि वहाँ बारिश नहीं होती है या बहुत ही कम होती है।
तो रेगिस्तान की खूबी ये है कि वहाँ बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, ना कि बराबर होती है। इसलिए पहला पॉइंट यहाँ लिखा गया है लेस लैंडफॉल, यानी अगर किसी इलाके में बहुत कम बारिश हो रही है, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी एक साल में 25 सेंटीमीटर अगर बारिश वहाँ हो रही है, तो वो इलाका बारिश ना होने की वजह से बहुत नुकसान उठा सकता है। मतलब क्या कि हमको ये पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बड़े होने के लिए, ग्रो अप करने के लिए उनको पानी चाहिए होता है। अगर कभी भी उस देख रहे हैं कि वहाँ पे हमारा कोई भी रिवर नहीं बह रही है, लैंड फॉर्म का जो भी हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो भी बहुत नीचे है और बारिश भी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे तो पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। यानी लेस रेनफॉल क्या होता है, एक तरह का कंडीशन है, एक तरह का एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे डिजर्टिफिकेशन को इफ़ेक्ट करता है। यानी अगर किसी इलाके में आहिस्ता आहिस्ता करके बारिश की मिकदार कम होती जा रही है, तो ये हमारे चांसेस हैं कि उस इलाके में रेगिस्तान का फैलाव हो सकता है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर। रेगिस्तानी इलाका को हम जानते हैं सिर्फ वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, इसी नीयत से जानते हैं। तो हाई टेम्परेचर यानी जो रेत होता है बहुत गर्म हो जाता है, ये तो हमको ही पता है। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से ग्राउंड वाटर क्या होगा, बहुत नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर पानी ऊपर ऊपर है और सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ये पानी जो होता है सूखता जाएगा, भाप बन के उड़ता जाएगा। इस वजह से जो भी हमारा रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पे पानी यानी ग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल बहुत नीचे होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से। दूसरा क्या होता है, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से अगर पानी नीचे है तो मिट्टी क्या होगी, हमेशा सूखी हुई रहेगी। यानी अगर मिट्टी में मॉइस्चर नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगी मिट्टी के अंदर, तो वहाँ पे पौधे उगना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा कि अगर हाई टेम्परेचर है तो जो पेड़ पौधे भी वहाँ पे हैं उनमें भी क्या हो जाएगा हमारा कि एवापोरेशन यानी भाप बने का अमल होता रहेगा उसमें। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है उस इलाके में, गर्मी हाई टेम्परेचर हमारा है, तो उससे क्या होगा, पानी जो होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है। पेड़ पौधे के अंदर भी क्या होता है, एवापोरेशन होता रहता है। तो पहला नुकसान हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल घट रहा है हमारे यहाँ से। पेड़ पौधे के अंदर का जो भी पानी है ऑपरेशन के जरिए वो पानी ऊपर चले जा रहा है, भाप बन जा रहा है ज़्यादा, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं और पेड़ पौधे वहाँ पे उग भी नहीं पाएंगे पानी की कमी की वजह से। यानी लेस रेनफॉल की वजह से तो पेड़ पौधे नहीं उग रहे थे, हाई टेम्परेचर की वजह से बर्दाश्त ना होने की वजह से वो वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नो वेजिटेशन। अब जाहिर सी बात है अगर बारिश भी नहीं हो रही है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे या बोलेंगे घास वगैरह उगना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम जाएंगे कोई भी रेगिस्तानी इलाके में तो देखेंगे वहाँ पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। तो कम होने की वजह क्या है, तो पहली वजह यही हमारी है कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अगर बारिश कम हो रही चलो ठीक भी है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पेड़ पौधे सह नहीं पाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे वेजिटेशन या पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा है सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी की नमकीनियत, यानी मिट्टी में नमक होना। ऐसा कैसे हो जाता है, तो अगर हम समझते हैं कि ये हमारा कोई पौधा है, कोई पेड़ हमारा है और वो क्या करता है अंदर ज़मीन के पानी हासिल करता है, यानी वो उसका तो मुंह तो नहीं है कि पानी पिएगा गिलास में लेकर के, तो वो उस जड़ के ज़रिए पानी पीता है ना। अगर ये हमारा पानी यहाँ से हासिल कर रहा है बार बार, लेकिन उसके साथ यहाँ पे क्या होता है, नमक भी होता है। अब अगर ये बहुत दूर तक जा रहा है, पूरा यहाँ पे जो भी ये हमारा मिट्टी है यहाँ पे उसमें नमक मिला हुआ है, यहाँ तक तो मिट्टी में नमक बहुत ज़्यादा है हमारा, जहाँ पे पानी है यानी जहाँ पानी मिला हुआ है। अब यही पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस पानी को ऊपर में ले जाने की कोशिश करते हैं हासिल करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जड़ के ज़रिए पानी ऊपर ले जाया जाता है तो उसके साथ साथ नमक भी आ जाता है, जो कि यहाँ पे जमा हो जाता है। यानी बड़ा पानी आ रहा है, पानी तो यूज़ हो जा रहा है पेड़ पौधे के ज़रिए, लेकिन नमक यूज़ नहीं हो रहा है। यूज़ ना होने की वजह से जो भी हमारे नमक होता है यानी सलाइन होता है वो यहाँ पे आकर के क्या होता है, सॉल्ट जमा होता रहता है। जमा होने की वजह से ये जो मिट्टी होती है वो नमकीन हो जाती है। मतलब क्या कि मिट्टी की जो जरखेज़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ की मिट्टी जो होती है वो ज़रखेज़ नहीं होती है। अगर मिट्टी ज़रखेज़ नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी ज़रखेज़ होगी तो ही पेड़ पौधे उग सकते हैं अच्छे से। इस वजह से हमारे पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं रेगिस्तानी इलाके में, और वो इलाका जो होता है आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी ये खूबी होती है कि वो मिट्टी को यानी अपनी जड़ के ज़रिए पेड़ पौधे मिट्टी को बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखते हैं।
लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि उस जगह पे जो भी हमारा एरिया है, जो भी मिट्टी हमारा है, वहाँ पेड़ पौधे है ही नहीं। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वहाँ पे मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा और वहाँ की मिट्टी कमज़ोर होकर के हवा के साथ उड़ना शुरू हो जाएगी, यानी उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है मिट्टी को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो पेड़ पौधे नहीं है, अगर नहीं रहेंगे तो हवा के साथ भाग जाएगी, यानी उड़ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? ग्रेजिंग मतलब होता है घास चरना, यानी चरना से हम समझते हैं। तो जो भी हमारे पालतू जानवर होते हैं या बोलेंगे हमारे जो भी गाय बकरी ये सब होते हैं, वो क्या करते हैं कि घास चरते हैं, या वो जानवर जो होते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधों को, पत्तों को या बोलेंगे घास को खाते रहते हैं। अगर वो लोग ज़्यादा खा रहे हैं, यानी ये तो मिट्टी जो है वो क्या करिए, यहाँ मिट्टी है और यहाँ पे छोटे छोटे घास वगैरह है जो मिट्टी को पकड़ कर रखे हुए हैं। अब अगर कोई भी गाय भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी हो, जो यहाँ से पेड़ पौधों को खा रहे हैं या घास को खा रहे हैं, तो यानी वो यहाँ से डायरेक्टली उखाड़ दे रहे उस पौधे को, ये पेड़ को। यानी यहाँ पे जो भी घास वगैरह छोटे छोटे पौधे हैं, उन जानवरों के ज़रिए, कैटल के ज़रिए क्या हो जा रहा है, पूरा उखड़ता जा रहा है यहाँ से। अगर यहाँ पे जो पेड़ पौधे पहले थे और जानवरों के ज़रिए वो क्या कर रहे हैं, उखड़ जा रहे हैं, यानी यहाँ पे मिट्टी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पता है हमको कि यहाँ पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, और अगर यहाँ पे कोई जानवर आ रहा है, इस घास को, इस पेड़ पौधे को खा रहा है, तो उसके खाने के बाद यहाँ जो मिट्टी वो ढीली हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अगर ये मिट्टी ढीली हो जा रही है, कमज़ोर हो जा रही है, यानी हवा के साथ जल्दी उड़ सकती है और ये जगह जो होता है मिट्टी से खाली हो सकता है, यानी यहाँ की जो ज़रखेज़ मिट्टी है वो उड़ के कहीं और चली जाएगी। और अगर यहाँ से ज़रखेज़ मिट्टी ख़त्म हो गई है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पेड़ पौधे दोबारा नहीं उग पाएंगे और यहाँ पे डिज़र्ट बनने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ओवरग्रेजिंग मतलब यही होता है कि अगर कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पेड़ पौधे को जो जानवर खाते हैं, अगर ज़्यादा खाएंगे, यानी हद से ज़्यादा खाने लगेंगे, तो उनके खाने की वजह से क्या होगा कि मिट्टी की जो ज़रखेज़ परत होगी वो कमज़ोर होने लगेगी, कमज़ोर होकर वहाँ से हट जाएगी और वहाँ की जो भी ज़रखेज़ जगह है, ज़रखेज़ लेयर है, वो ख़त्म होने की वजह से वहाँ पे रेगिस्तान का फैलाव हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ द वेजिटेशन एज फ्यूल। यानी जो रेगिस्तानी इलाके में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी बचा हुआ, यानी अगर हम ये बोल सकते हैं कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के लिए, यानी खाना बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए फ्यूल के तौर पे, यहाँ पे वो लोग पेड़ पौधों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़ के रखे हुए हैं तो मिट्टी मजबूत है, लेकिन अगर हम इसी पेड़ को, इसी पौधे को यहाँ से काट के निकाल देंगे तो ये जो मिट्टी पहले मजबूत थी पेड़ की वजह से, अब तो वो कमज़ोर हो गई है। अगर ये कमज़ोर पड़ गई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मिट्टी जो आसानी से यहाँ से उड़ सकती है, यहाँ से हट सकती है। तो वही बात है कि अगर कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पेड़ पौधे की कमी है और वहाँ के लोग जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो जितने भी पेड़ पौधे वहाँ के हैं उन लोगों को काट काट के वो लोग बेच रहे हैं या फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो इस पेड़ पौधे को फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो मिट्टी जो होगी, जो कि मजबूत थी, वो कमज़ोर होने लगेगी। अगर मिट्टी कमज़ोर हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी कमज़ोर होने की वजह से रेगिस्तान बन सकता है, या बोलेंगे कि वहाँ पर रेगिस्तान का फैलाव हो सकता है। ठीक है। तो यूज़ ऑफ द वेजिटेशन एज फ्यूल मतलब क्या हुआ कि ईंधन के तौर पे पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना। अगर हम ये चीज़ बंद कर दें तो ये हो सकता है कि हाँ, हमारा जो भी मिट्टी है वो कमज़ोर नहीं होगा। अगर मिट्टी कमज़ोर नहीं होगा तो वहाँ पर रेगिस्तान का फैलाव भी नहीं होगा, यानी इस चीज़ से मिट्टी बची रहेगी। फिर द लास्ट वन हमारा क्या है, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर। यानी अगर हम ये सोचें कि जो भी हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे कॉटन उगाए, वहाँ पे चाय उगाए, या हम एप्पल, ये कोई किसी भी फ्रूट का या फिर वेजिटेशन को हम उगाएं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या वो मिट्टी हमारी उस फसल के लिए, उस क्रॉप के लिए काबिल है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारी काली मिट्टी है उसमें सोचेंगे कि हम अमरूद को उगाएं या आम को उगाएं तो वो नहीं उगेगा। अगर हम ये सोचें कि जो हमारा आम उगाने वाला एरिया है या मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर हम लोग चावल या उस मिट्टी के अंदर हम लोग कपास यानी कॉटन को उगाएं तो क्या उग पाएगा? नहीं। यानी हम ये देख रहे हैं कि हर एक फसल के लिए, हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी होती है और अलग अलग तरह का उसको मौसम भी चाहिए होता है। यानी हम ये जानते हैं कि जो भी हमारा कश्मीर का इलाका होता है वहाँ पे सेब बहुत ज़्यादा उगते हैं क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो वेदर है उसके काबिल है। जो हमारा बंगाल का इलाका है या हमारा कुछ कुछ इंडिया में ऐसे इलाके, यूपी बिहार, यहाँ पे मैंगो वगैरह बहुत अच्छा उगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ एरिया हमारा है इंडिया का, नॉर्थ एरिया या बोलेंगे प्लेन एरिया जो हमारा मैदान का इलाका है, वहाँ पे आम की खेती या बोलेंगे कि आम का जो बाग वगैरह होता है वो ज़्यादा
ज़्यादा होता है। तो वो इसलिए हो पा रहा है कि वहाँ का मौसम और वहाँ की मिट्टी दोनों उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम ऐसा कुछ सोचें कि जो मिट्टी सपोर्ट ना कर पाए, यानी ये मिट्टी जो है धान उगाने के काबिल है, हम इसमें उगा रहे हैं कोई अब अगर ये मिट्टी कोई दूसरी फसल उगाने के लिए बनी हुई है और इसमें हम चाहते कि नहीं हम इसमें यही उगाएंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको फर्टिलाइजर्स डालना पड़ेगा, बहुत सारे केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा ताकि मिट्टी से अच्छी खासी उस फसल को हम लोग हासिल कर सकें। तो उस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, हमारी जो मिट्टी होगी वो कमज़ोर होने लगेगी। कमज़ोर होकर के वो मिट्टी क्या होगी, हल्की होकर के उड़ना शुरू करेगी और यहाँ से उड़ जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन, या मिट्टी जो होती भुरभुरी यानी रेत की तरह हो जाएगी। अगर रेत की तरह हो गई है यानी रेगिस्तान बन चुका है। तो कहीं भी खेती करने से पहले जांचना चाहिए कि जो भी हमारी मिट्टी है, क्या हम जिस खेती को करना चाहते हैं उसके काबिल है कि नहीं। अगर वो काबिल नहीं है तो ना करें, क्योंकि अगर हम वैसे कर रहे हैं तो हमको ज़्यादातर केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मिट्टी तो नुकसान हो ही रही है, प्लस जिस फसल को हम लोग पैदा कर रहे हैं वो भी बहुत ही जहरीला हो जाता है, जो कि हमारे हेल्थ को भी नुकसान कर सकता है। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे वजूहात है, ऐसे कॉज है जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन या बोलेंगे रेगिस्तान का फैलाव होता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी इलाके में रेगिस्तान का फैलाव ना हो तो हमको वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने से पहले हमको देखना चाहिए कि जो भी हम जिसने पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो मिट्टी काबिल है कि नहीं है। वहाँ पे अगर पेड़ पौधे बहुत कम हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधों को हम ना काटें, या उन्हीं पौधों को काटें जिसका यूज़ ना हो आगे, ठीक है। या फिर हम कुछ भी वहाँ पे देख रहे हैं कि पेड़ पौधे जिसको जानवर खा सकते हैं, तो जानवरों से हिफायत करें कि वो पेड़ पौधों को ना खाएं, क्योंकि अगर वो खाना शुरू करेंगे तो उनके पास तो नहीं अकल है कि वो किस चीज़ को खाएंगे तो सही रहेगा मिट्टी के लिए, कैसे खाएंगे, क्योंकि उनके पास तो छुरी चाकू तो होता नहीं है कि काट कर खाएंगे बैठ करके सेब के एप्पल की तरह। वो तो अपना दांत से यानी मुँह से लेते हैं, ज़मीन में लगाते हैं मुँह को और अपना काट करके खा लेते हैं अच्छे से। तो वो जो कर रहे हैं अपने अकल के हिसाब से कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस चीज़ से हम लोग बचें, डिजर्टिफिकेशन से हम बच रहे, हमारे अर्थ बची रहे, तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट, कुछ ना कुछ स्टेप हमको खुद उठाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि कहीं पर भी अगर डिज़र्ट है तो उसके फैलाव को, उसके और बढ़ने को रोका जाए। और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज जो बनी हुई हैं अभी इंडिया में, या अभी देखा गया है कि डिज़र्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता हर इलाके में बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दौर में डिजर्टिफिकेशन जो है कम किया जा सके या फिर उसको रोका जा सके, ठीक है। तो ये सब हमारा टॉपिक है और यहीं पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का वो ख़त्म होता है। यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म जो हमारा टॉपिक था, जो चैप्टर था, वो पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद से कोशिश करेंगे हम लोग कि जो सेकेंड चैप्टर है वो उसको हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।